Hello friends and welcome back to the channel. So you are watching T70 और बढ़ते हैं हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ट्यूटोरियल 9 के साथ। तो इस ट्यूटोरियल में अब फाइनली वो टाइम आ गया है। मैंने दो SN वाले जो आपके सम ऑफ एन टर्म्स वाले वो मैंने दो बना दिए हैं। तो वो थे आपके जनरल लेवल पर, जो आपका नॉर्मल लेवल है। ये जो ट्यूटोरियल आपके पास आ रहा है ये और एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो शुरू करते हैं ये ट्यूटोरियल बिना किसी बस वही, ठीक। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। मैं पहला क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ठीक है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। द सम ऑफ द थ्री मिडल मोस्ट टर्म्स इज 225 एंड द सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म्स इज 429। फाइंड द एपी। मैंने कहा था ना क्वेश्चंस अब अच्छे आने लगेंगे, और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि बोर्ड में आएंगे। कभी नहीं एक्सपेक्ट करता मैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, लेकिन ये टाइप है जो एनटीएससी और आईएमओ लेवल होगा, ठीक। तो बढ़ते हैं। 37 टर्म्स है। पहले तो मुझे एक चीज बताओ, अगर 37 टर्म्स है तो मिडिल मोस्ट टर्म का क्या होगी आपका? वो मीडियन वाला फॉर्मूला। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो मिडिल मोस्ट टर्म कैसे निकालते हैं? 37 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। लास्ट ईयर सीखा था मीडियन का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 38 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 19th टर्म जो मेरी होगी वो सबसे मिडिल मोस्ट होगी। तो 19 ये रही, 18 ये रे, 18 ये रे, 18 प्लस 18 इज 36, 36 प्लस 19 टर्म वुड बी माय मिडिल मोस्ट टर्म, हेंस द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी 37। तो क्रॉस वेरीफाई भी हो गया। द सम ऑफ द थ्री मिडिल मोस्ट टर्म। मुझे एक चीज बताओ, 19 मिडिल मोस्ट है, उसके बाजू में जो ये टर्म होगी और उसके बाजू में ये जो टर्म होगी, ये तीन आपकी मिडिल मोस्ट टर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब जो मेरा A18 है प्लस A19 है प्लस A20 है, इन तीनों का सम मुझे 225 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक। ये मेरी पहली इक्वेशन हुई। दूसरी इक्वेशन क्या है? द सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म्स। लास्ट थ्री टर्म्स कौन सी होगी? A37 प्लस A36 प्लस A35 which would be equal to what? 429। अब आपके पास क्या है? दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कैसे दो तरीके? वन इज A18, A19, A20। इनको आप डिफाइन कैसे करो? इनको आप डिफाइन कर सकते हो इन द फॉर्मेट ऑफ A प्लस 17D, A प्लस 18D, A प्लस 19D, ठीक। ये आपके पास एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका आपके पास क्या है? क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है और मुझे सिलेक्शन ऑफ टर्म पता है, तो जब मेरी तीन टर्म थी तो मेरा क्या था? A माइनस डी और A प्लस डी। जब मेरी 5 टर्म्स थी तो क्या था? A माइनस 2D, A प्लस डी। तो सिमिलरली यहां पर भी आप सिलेक्शन ऑफ टर्म्स लगा सकते हो, ठीक है। कैसे लगेंगे कि आपके पास टोटल कितनी टर्म्स आनी चाहिए? सॉरी, यहां से A माइनस डी भी आएगा और यहां पर A प्लस 2D भी आएगा। आपको टोटल 5 टर्म्स चाहिए, तो एक तो A आप बीच को 19 मान लो। अब बाकी कितनी टर्म्स है यहां पर? 18। तो ये हो जाएगा A माइनस डी, A माइनस 2D, A माइनस 3D अप टू A माइनस 18D तक चलेगा, ठीक है। वो एक तरीका है। और यहां पर भी A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 18D तक ऐसे चलेगा। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल समझ में आया, क्योंकि यहां पर पीछे थी कितनी टर्म? 2 टर्म, तो इसलिए A माइनस 2D तक चला। यहां पर पिछली कितनी टर्म बची थी? 1 टर्म, तो इसलिए A माइनस D तक चला। तो जितनी टर्म्स बची वही D का कोएफिशिएंट लिखा है, मैक्सिमम कोएफिशिएंट वही हो सकता है D का। तो वो एक तरीका है। दोनों तरीके से फटाफट से देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। एक बार करता हूं सिलेक्शन ऑफ टर्म से। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म से मेरा फायदा क्या होगा? अगर मैं A19 को A मान रहा हूं तो ये हो गया A, ये हो गया मेरा क्या? A माइनस डी, और ये मेरा क्या हो जाएगा? A प्लस डी, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 225। हेंस 3A इज इक्वल टू 225। A इज इक्वल टू व्हाट? 225 डिवाइडेड बाय 3, विच वुड बी इक्वल टू 75, ठीक। तो मेरा A आ गया 75। अब A37 मेरा यहां से है, मतलब A प्लस 18D, ठीक है। A प्लस डी मेरी 28 टर्म होगी, ऐसे जाते जाऊंगा तो ये मेरी 18 टर्म्स आगे बची हैं। तो A प्लस 18D, होपफुली कैलकुलेशन में मेरी एरर ना हो। A प्लस 18D प्लस A प्लस 17D प्लस A प्लस 16D इज इक्वल टू हाउ मच? 429।
तो 16 प्लस 17 प्लस 18 मेरा कितना होता है 51 के इक्वल. सो 51D इज इक्वल टू 3A एंड व्हाट वाज 3A इक्वल टू 225 विच इज इक्वल टू हाउ मच 429. सो यहां से अगर मैं माइनस करूंगा 225 को तो मेरा क्या बचेगा 204 इज इक्वल टू 51D. D इज इक्वल टू 4. क्या ये इजी था? देखो मैंने दो टॉपिक को क्लब करके बनाया ये क्वेश्चन. I have mixed selection of terms plus sum of n terms. अब ये n terms वाला तो क्वेश्चन आया नहीं, बट ये मिक्स हो गया कॉन्सेप्ट. अच्छा लगा? समझ में आया कि कैसे रिलेट होता है 5 के साथ. अब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी तो आपके -d डिफरेंस था, ये आपको बताया हुआ है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पे. लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हो तो ज्यादा इजी. अब क्या करते हैं, असली तरीका जो नॉर्मल ब्रेन यूज करेगा. क्या है फर्क, क्या है? आईएमओ के लिए सोच रहे हैं तो लिमिटेड टाइम में ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है. ह्यूमन ब्रेन अगर बोर्ड्स के लिए सोच रहे हैं तो अगर उसको ये पता लग गया कि ये इक्वेशन फॉर्म कर ली तो क्या लगाएगा 3A प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 17D प्लस 18D प्लस 19D विच वुड बी इक्वल टू हाउ मच 225. ठीक है. और दूसरी इक्वेशन मेरी क्या कहती है, दूसरी इक्वेशन कहेगी कि 3A प्लस हाउ मच 36D प्लस 35D प्लस 34D which is equal to how much 429. अब क्या करो, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, माइनस कर दो सीधा का सीधा. माइनस कर देते हो सीधा का सीधा तो 36 में से 17 को माइनस करोगे तो मेरा कितना बचेगा 19 बचेगा. ठीक है. 35 में से 18 को माइनस कर दोगे तो मेरा 17 बचेगा और 34 में से 19 को माइनस कर दोगे तो मेरा बचेगा 15 और इन सब का D और ये आपका कितना हो जाएगा 204 के इक्वल. तो यहां से आपकी D की वैल्यू कितनी आ गई, ये क्या लिखा हुआ है 51 ही लिखा हुआ है तो 204 by 51 विच इज इक्वल टू व्हाट 4 आ गया. तो वो भी एक रैंडम तरीका है जो आप सोच सकते हो. अब आप बोलोगे कि यही वाला तो ज्यादा इजी तरीका है. ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा इजी तरीका यहाँ पर बैठ गया क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है. बट जैसे जैसे अगर आप ये प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज करते हो तो हम डायरेक्टली ए निकालें. अब प्रॉब्लम पता है क्या है, आपको ये डी की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है. ठीक है. तो पहले तो आप ये इक्वेशन बनाओगे, ये 19 इंटू 19 प्लस 18 इज 37, 37 प्लस 17 इज 54D. पहले फिर 54D को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो ज्यादा टीडीएस है. यहां पर डायरेक्टली ए आ गया और डी भी एक ही स्टेप में आ गया. ठीक. तो इट ऑल डिपेंड्स, जो पहले स्ट्राइक करे वही हमेशा करना चाहिए, ये मेरा मानना है. लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए जो आपको लगे. आज अगर आपने ये सीख लिया ना तो इतनी गारंटी दे सकता हूं 11th आपकी अच्छी कटने वाली है. बस ये मेरा मानना है, बाकी आपकी मर्जी है. ठीक है. तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो 2 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ द एपी हुज मिडल मोस्ट टर्म इज 30. 11 टर्म्स आपको टोटल दी है तो 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मेरी क्या होगी मिडल मोस्ट टर्म, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6. तो 6th टर्म मेरी मिडल मोस्ट टर्म है. इसका मतलब A6 मेरा क्या है 30 है. तो इसका मतलब A6 मेरा क्या होता है A प्लस 5D और A प्लस 5D की वैल्यू मेरे पास 30 है. अब एक लॉजिक सोचो कि मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन दी है और मुझे कुछ नहीं गिवन है और मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं आंसर भी निकाल लूं. तो ऑब्वियस सी बात है कोई तो झोल हो सकता है. बट अगर झोल ना हो तो एक बार ऐसा करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कि निकालना क्या है. ठीक है. सम ऑफ 11 टर्म्स मतलब S11, Sn का फॉर्मूला फटाफट से इधर लिख देता हूं n/2 2a प्लस n माइनस 1d. ठीक है. तो S11 कितनी हो जाएगी मेरी 11/2 2a प्लस 10d. 2 से देखो कैंसिल कर दो 11 a प्लस 5d और a प्लस 5d की वैल्यू आपको पता है 11 इंटू 30 विच इज योर आंसर 330 इज योर फाइनल गिवन आंसर. आया समझ में? था ना इजी? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था. लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना, जैसे जब मैं इसको पहली बार देखा इस क्वेश्चन को तो मुझे लगा यार एक इक्वेशन में कैसे, यार मिनिमम 2 इक्वेशन तो चाहिए ए और डी को निकालने के लिए, एक इक्वेशन में कैसे डिराइव करूं. फिर देखा यार ये 11th टर्म पूछ रहे हैं मतलब a प्लस 5d ही आएगा मेरे पास. यहां पर मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व. तो एक और चीज आपने देखी नोटिस की, क्या मैं बोल सकता हूं मिडल मोस्ट टर्म इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज माय फाइनल आंसर. सोचो ये ऑड वाले टर्म्स में हमेशा ट्रू है. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू मिडल मोस्ट टर्म इज योर ऑलवेज फाइनल आंसर. क्यों?
मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं मिडल मोस्ट टर्म को ए मान सकता हूं? तो यहां से a माइनस डी चलेगा, a माइनस 2d चलेगा एंड सो ऑन, यहां पर a प्लस डी चलेगा, a प्लस 2d चलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरी? 5 है। जब ऐड करूंगा तो d तो सारे कैंसिल हो गए, तो 5 ही तो बचा आंसर। इसलिए तो हमेशा अगर आपको मिडल मोस्ट टर्म गिवन है तो मिडल मोस्ट टर्म इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल ऑलवेज बी योर फाइनल आंसर इफ द प्रोग्रेशन इज योर एपी। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ये है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की ब्यूटी एक्चुअली। ठीक है, ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स सिखाता है, इसलिए सिलेक्शन ऑफ टर्म्स मुझे पढ़ाना इस क्लास में जरूरी था। आई बात समझ? आगे बढ़े। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। अगर आप ये रिजल्ट याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी याद रखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन क्या कहता है? इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज n 1 by n and nth term of an AP is 1 by m, show that the sum of mn terms is half of mn plus 1। तो यहां पर गिवन है कि मुझे am गिवन है क्या 1 by n, और मुझे गिवन है an जो कि है 1 by m के इक्वल। तो यहां से n am इज इक्वल टू m an, और यहां से हमने पता है ऐसा ही क्वेश्चन उधर भी किया है, और हमने कुछ वैल्यूज निकाली थी a और d की। ट्यूटोरियल नंबर 5 या 6 के अंदर हमने ये क्वेश्चन ऐसे ही सेम टू सेम किया है। अगर डायरेक्ट वैल्यू याद है तो लिख दो, नहीं तो मैं अभी एक और बार सॉल्व कर ही रहा हूं। तो NAM मतलब n टाइम्स a प्लस m माइनस 1d। अब मैं इसको खोल के नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना? m टाइम्स a प्लस n माइनस 1d। तो यहां से आपका क्या बन गया? a टाइम्स n माइनस m विच इज इक्वल टू nmd। यहां पर ये वाला खोल देता हूं, माइनस md माइनस nmd प्लस nd। तो यहां से ये दोनों टर्म्स आपके हो गए कैंसिल्ड आउट। ये लिखा है n माइनस m इंटू डी, a टाइम्स n माइनस m। तो यहां से a इज इक्वल टू डी आ गया। और जब आपका a इज इक्वल टू डी आ जाएगा तो आप कोई भी इक्वेशन में रखोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? a प्लस a टाइम्स m माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय n। तो यहां से आ गया am इज इक्वल टू 1 बाय n, a इज इक्वल टू 1 बाय mn। वही आपका क्या है? d के इक्वल भी है। तो ये आप डायरेक्टली ये सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली पुट करो, काम खत्म। a और d की वैल्यू हमेशा 1 बाय mn ही आती है जब वो उल्टे रेसिप्रोकल्स आपको गिवन होते हैं। तो अब मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ mn टर्म्स। तो सम ऑफ mn टर्म्स क्या होगा? mn डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाउ मच? 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू d। तो ये क्या लिखा है? mn डिवाइडेड बाय 2, 2a मतलब 2 इंटू a प्लस a टाइम्स mn माइनस 1। ठीक है, ये क्या बन गया? mn डिवाइडेड बाय 2, 2a माइनस a मतलब a प्लस ये क्या लिखा है? amn लिखा है। अब मुझे एक चीज बताओ, amn तो आपका 1 बन जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि a इंटू mn आपका 1 यहां से दिख रहा है, तो ये तो 1 लिखा है। ये क्या लिखा है? 1 बाय mn, a की वैल्यू प्लस, और ये लिखा है mn डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से क्या आ गया? mn इंटू mn प्लस 1, जब आप एलसीएम लोगे, डिवाइडेड बाय mn इंटू 2, mn से mn कैंसिल, हाफ टाइम्स mn प्लस 1 इज योर डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा एक्चुअल में बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बट इसका क्या है? इफ यू नो दीज रिजल्ट्स, ये जहां तक मुझे याद है ये IMO 2014-15 का ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ। इफ यू नो द रिजल्ट within 30 seconds you can solve a given problem। यार ये करना पड़ता है, when you study for NTSE IMO ये चीजें करनी पड़ती है, आपको रिजल्ट्स याद रखने पड़ते हैं। जब आप जेई के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, आप अगले साल सोच रहे हो, you need to know all the results। if you know that, questions simple बन जाते हैं। ठीक है, तो आज से हैबिट डालोगे तो अगले 2 साल में बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़े। आई होप ये इजी लग रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 APs आपको गिवन है आर S1, S2 एंड S3। मतलब n टर्म्स ऑफ 3 APs, मतलब सारे APs तो आपके क्या हो गए? पहली बात तो डिफरेंट हो गए। ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी। ये यूनिटी वर्ड आपको बहुत जगह शायद परेशान किया होगा। यूनिटी वर्ड का मतलब होता है 1। ठीक है,
तो यूनाइटेड वी स्टैंड मतलब क्या होता है कि वन है, एकता है हमारे अंदर, तो वन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं जो S1 है, जो मेरी फर्स्ट एपी है, उसका फर्स्ट टर्म मेरी ए है, जो सेकेंड एपी है उसका फर्स्ट टर्म मेरी कैपिटल है, और जो थर्ड एपी है उसका मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, कैपिटल ए स्मॉल है, विच इज इक्वल टू 1। सबकी क्या है, यूनिटी है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी एंड डिफरेंसेस, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस आपका 2 है, और इसका डिफरेंस आपका क्या है, 3 के बराबर है। तो आपको ये प्रूव करना है कि S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स S1। सॉरी, ये क्वेश्चन में पक्का मुझसे गलती हुई है, यहां पर S2 आएगा, क्योंकि S1 प्लस S3 आपका इधर लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो ये आपका S2 आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो डायरेक्टली आप देख करके भी बता सकते हो कि ये कैसे प्रूव होगा, क्योंकि 2 टाइम्स डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस 1 प्लस डिफरेंस 3। बहुत सिंपल सी बात है, डायरेक्टली आप ये चीज को देख सकते हो, लेकिन हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं। सम ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, जब मैं Sn निकालूंगा तो Sn सम ऑफ फर्स्ट एपी मेरा क्या होगा, n/2, 2a मतलब 2 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है, 1 जा। S3 भी मेरा क्या होगा, n/2, 2a मतलब 2 प्लस n-1 इंटू डी, डी मेरा क्या है, 3 है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, n/2 मैं कॉमन ले सकता हूं, तो 2 प्लस n-1 इंटू 1 लिखा है, प्लस 2 प्लस n-1 इंटू 3 लिखा है। तो एक्चुअल में क्या लिखा है, n/2 इंटू 2 टाइम्स 2 प्लस 4 टाइम्स n-1। सिंपल सी बात है, ऐड हो जाएगा। ये n/2 2 टाइम्स 2 प्लस 2 इंटू n-1 इंटू 2। क्या मैं एक 2 को बाहर निकाल सकता हूं, तो ये 2 अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो 2 टाइम्स n/2 2 प्लस 2 टाइम्स n-1। अब मुझे एक चीज बताओ, ये एक्चुअली क्या लिखा है, 2 टाइम्स a प्लस n-1 इंटू डी, डी व्हेन d इज 2, वही तो लिखा है। तो ये क्या S2 का ही आंसर लिखा हुआ है, 2 टाइम्स S2 ही तो लिखा हुआ है ये। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपकी फुल एंड चीज किस पर डिपेंड कर रही है, आपके डिफरेंस पर। तो 2 टाइम्स डिफरेंस करोगे तो डायरेक्टली आंसर आपका डी प्लस कैपिटल डी स्मॉल डी का डिफरेंस ही एड अप होके आ रहा है। तो ये चीज आप डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में देखते तो आप बोल सकते हो कि 2 टाइम्स S2 इज इक्वल टू S1 प्लस S3 ये आपका फाइनल आंसर होगा, और हमने ये चीज को प्रूव भी कर दिया। ठीक, तो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। दैट द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। सिंपल सी बात, A3 एंड A7 इज इक्वल टू 6 एंड दैट प्रोडक्ट इज 8। वाओ, ये कुछ नया है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स, S16 निकालना है, ठीक है। A3 प्लस A7 मतलब ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2d प्लस 6d इज इक्वल टू 6। That which 2a plus 8d will be equal to 6। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा a plus n-1d का, ठीक है। 2a मतलब a और a यहां से, तो यहां से आ गया a plus 4d is equal to 3। 2 को कॉमन लेके काटा है, कैसे यूज करेंगे इसको, ये चीज देखना, ठीक है। a plus 4d is equal to 3। अब यहां से देखते हैं ये क्या लिखा है, a plus 2d into a plus 6d is equal to 8। क्या मैं ये लिख सकता हूं इस चीज को a प्लस 4d माइनस 2d, और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 4d प्लस 2d। क्या मैंने इस प्रॉपर्टी को यहां पर यूज किया। नाउ a प्लस 4d की वैल्यू क्या, 3। सो कैन आई राइट 3 माइनस 2d इंटू 3 प्लस 2d इज इक्वल टू 8। तो कैन आई से दैट 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 1 is equal to 4d square, d square is equal to 1 by 4, hence d is equal to plus or minus 1 by 2। आई बात समझ में, कैसे आपने एक रिलेशन को यहां पर यूज किया। एंड इफ d is plus or minus 1 by 2, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आपको 2a की वैल्यू मिलेंगी। when d is plus 1 by 2, when d is plus 1 by 2, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2। तो a is equal to आपका आएगा 1। एंड when d is minus 1 by 2, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a is equal to 5 की। तो आपका S16 हमेशा क्या होगा, वैरी करेगा। और S16 अब आप निकाल सकते हो, मैं सिर्फ किसी एक के लिए निकाल के दिखा देता हूं, दूसरे के लिए आप निकाल लेना।
तो S16 निकाल लेते हैं। S16 कितना होगा 16/2, 2a मतलब पहली बात इसके लिए निकाल लेते हैं, 2a मतलब 2 प्लस 16 - 1 दैट इज 15 और d कितना है मेरा हाफ। ठीक है, तो ये क्या बन गया 8 टाइम्स 15/2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 प्लस 2 दैट इज 9.5, तो 9.5 इंटू 8 कितना होगा 76 के इक्वल। ठीक है, ये एक फाइनल आंसर है। और S16 जब ये आए तो ये भी आप निकाल लेना। फाइनल आंसर कितना होगा ये हो जाएगा आपका 10 - 15/2 मतलब 2.5। ठीक है, 2.5 इंटू 8 तो वो आ जाएगा आपका 20 के इक्वल। तो S16 आपकी S16 2 आ सकती है। क्योंकि यहां पर अब वापस क्यों 2 आया, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि डिक्रीजिंग एपी है या इंक्रीजिंग एपी है, फर्क सिर्फ ये है। तो अगर डिक्रीजिंग एपी होगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी 16 टर्म्स का आंसर ज्यादा नहीं लगेगा, अगर इंक्रीजिंग एपी होगा तो ऑब्वियसली 15 टर्म्स का आंसर ज्यादा होगा। सही बात है, आई बात समझ में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन 6 की तरफ। तो वो क्या कहता है कि इफ इन एन एपी द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n, मतलब sm दिया हुआ है n के इक्वल, और द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू m, देन फाइंड द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स। बिल्कुल वैसा टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने ट्यूटोरियल में आपको एक ट्यूटोरियल के अंदर लास्ट में कॉन्सेप्ट समझाया था, m टाइम्स am इज इक्वल टू n टाइम्स an, ऐसे टाइप का। ठीक है, बिल्कुल वैसे टाइप की चीज है। तो ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है। इसका फाइनल आंसर होता है कि माइनस ऑफ m प्लस n। ठीक है, मुझे याद है ये रिजल्ट। तो अगर मुझे कभी भी ऐसा दिया हुआ हो ना कि S10 की वैल्यू 20 के इक्वल है और S20 की वैल्यू 10 के इक्वल है, तो S30 की वैल्यू कितनी होगी, तो उसका आंसर हमेशा -30 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इजी होता है आंसर को लर्न करना, मतलब ये एक उसका फॉर्मूला है। तो वही चीज को डिराइव कर लेते हैं। तो यहां पर ये क्या लिखा है m/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू m-1d इज इक्वल टू n, और ये क्या लिखा है आपका n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू m। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं 2am प्लस m टाइम्स m-1 इंटू d इज इक्वल टू 2n, और सिमिलरली यहां से क्या आएगा 2an प्लस n इंटू n-d इज इक्वल टू 2m। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर मैं -2an प्लस ये वाला पूरा का पूरा लिख देता हूं। ठीक है, तो इजी रहेगा हमारे लिए। तो दोनों इक्वेशन को जब हम माइनस करेंगे तो यहां पर 2a कॉमन आ जाएगा, ये क्या बनेगा m-n बन जाएगा, प्लस m² माइनस m माइनस n² प्लस n और d कॉमन। ठीक है, जब ये माइनस होगा -n² प्लस n बनेगा विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये क्या बनेगा n-m बनेगा। अब ध्यान से देखते हैं वापस, तो ये क्या लिखा है 2a m-n प्लस यहां से m² माइनस n² में क्या मैं लिख सकता हूं m-n इंटू m प्लस n, और ये लिखा है प्लस n-m, और ये मल्टीप्लाइड है किसके साथ d के साथ विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स n-m। तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं सबसे n-m या m-n को कॉमन ले सकता हूं? अगर मैं m-n को सबसे कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं m-m को ये वाली टर्म को सबसे कॉमन लेता हूं तो यहां से ये कैंसिल होगा, यहां से ये कैंसिल होगा, ये अगर कैंसिल होगा तो -1 छोड़ के जाएगा, और सिमिलरली ये भी कैंसिल होगा तो -1 छोड़ के जाएगा। तो मेरे पास अब फाइनल बचा क्या, मेरे पास बचा, सॉरी मैंने m प्लस n कैंसिल कर दिया, m-n कैंसिल होगा। ठीक है, ये वाली टर्म आपकी कैंसिल यहां पर नहीं होगी, तो ये क्या बचा 2a प्लस m प्लस n, आपका m प्लस n बचेगा -1 इंटू d विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स -1 बचा आपका, या -2 बचा। अब मुझे एक चीज बताओ, s ऑफ m प्लस n मुझे अगर निकालना है तो वो क्या होगा m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और मुझे एक चीज बता, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी की तो वैल्यू मुझे -2 पहले से गिवन है, तो ये वैल्यू अगर -2 हो गई तो -2 से ये सीधा कटा आंसर क्या आया, माइनस ऑफ m प्लस n आया। आई बात समझ में, कितना डायरेक्ट और इजी था ये सॉल्व करना। आपने सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया, आपको डायरेक्ट मिल गया। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करने से क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती नहीं है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, आप ऐड करके देख लो। लेकिन ऐड कभी भी आपने देखा है कि हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को ऐड करते हुए देखा है? नहीं,
सब्ट्रैक्शन से हमेशा डिडक्शन होता है, और डिडक्शन जब भी होगा वो आपके लिए हमेशा यूजफुल होता है, तो इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं. इफ यू ट्राई, यू कैन ट्राई बाय सॉल्विंग इट बाय एडिंग द टू इक्वेशंस. कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ट्राई कीजिए, क्या पता एक नया मेथड मिल जाए. मुझे हमेशा सब्ट्रैक्शन इजी लगा, मैंने हमेशा ये किया और मुझे हमेशा स्टेप्स मिले. ठीक है, तो यू कैन ट्राई. और अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना था कि m की वैल्यू ला रहे हो उधर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, आप वो भी कर सकते हो. बहुत वेज है सॉल्व करने के, मुझे ये सबसे इजी लगा, मैंने आपसे शेयर किया. ठीक है, तो गाइस बढ़ते हम लोग हमारे आखिरी क्वेश्चन पर, और आखिरी क्वेश्चन मेरा वन ऑफ द फेवरेट है क्योंकि इसकी अंग्रेजी ही नहीं समझ में आती इसलिए. ठीक है, तो अब कहते क्या है कि क्वेश्चन बढ़ते पहले तो द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग 10 टर्म्स. तो टोटल प्रोग्रेशन में टर्म्स कितनी है? 10 है. ठीक है, द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म इज 99. तो अगर मैं सारे टर्म्स को ऐड करूं A2, A3 अप टू A10, तो अगर मैं A2 से A10 को ऐड करूं तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 99 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, जब मैं सारी टर्म्स को ऐड करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर 99 के इक्वल आएगा. और क्या है, अगर मैं सारी टर्म्स को ऐड कर रहा हूं एक्सेप्ट फॉर द 6 टर्म, मतलब A2 अप टू क्या है A10, लेकिन उसमें से A6 अगर घटा रहा हूं या A6 अगर ऐड नहीं कर रहा तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 89 आ रहा है. तो मतलब A6 को छोड़ के जितनी भी टर्म्स है आपकी A2, A3, A4, A5, A7, A8 और A9 और A10, उन सबको ऐड करोगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 89 आ रहा है. अब क्या करना है? फाइंड द 8th टर्म. आपको A8 निकालना है ऑफ द प्रोग्रेशन इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द 5th टर्म इज इक्वल टू 10. सम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या है? A, एंड द 5th टर्म मतलब A5 इज इक्वल टू 10. ये भी आपको गिवन है. तो एक तरीके से आपको 3 रैंडम इक्वेशन गिवन है, 1, 2 और ये 3, और आपको A8 निकालना है उससे. तो पहले यहां पर देखते हैं ये क्या कहता है कि a प्लस 4d इज इक्वल टू 10. तो यहां से आ गया 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 10. यहां से आ गया आपका a प्लस 2d इज इक्वल टू 5. तो इसका मतलब A3 मेरा 5 है. ठीक है, एक तरीके से A3 मेरा 5 है. अब क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे कैसे बढ़ते हैं यहां पर सोचते हैं. A2 से A10 दिया हुआ है, अगर मैं यहां पर A ऐड कर दूं और यहां पर भी A ऐड कर दूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये S10 इज इक्वल टू 99 प्लस A है मेरा. ठीक है, सम ऑफ ऑल द 10 टर्म्स ऑफ दिस AP इज इक्वल टू 99 प्लस A. और सिमिलर सी बात है, यहां पर भी एक्सेप्ट A6 दिया हुआ था, तो अगर मैं यहां पर A6 को ऐड कर दूं और यहां पर भी A6 को ऐड कर दूं तो यहां पर भी क्या मैं बोल सकता हूं? सम ऑफ ऑल द 10 टर्म्स इज इक्वल टू 89 प्लस A6. ये मेरा S है. ठीक है, sum of all the 10 terms is equal to 89 plus A6. So can I say that 99 plus A is equal to 89 plus A6? So can I say 99 plus A is equal to 89 plus A plus 5D? A से A हुआ कैंसिल, 99 माइनस 89 कितना होता है? 10. 10 is equal to 5D. D is equal to 2. If D is equal to 2, A is equal to 1. इस इक्वेशन में पुट करके देख लो. If A is 1, what is A8? A8 is equal to A plus 7D, hence which is equal to 1 plus 14, which is equal to 15. था ना इजी क्वेश्चन? क्वेश्चन तो था इजी, लेकिन इसका एक्चुअली लॉजिक समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट एक टर्म का आपका 99 है, एक्सेप्ट A6 का आपका 89 है. तो मैंने क्या किया, मुझे कुछ करके मैंने सम ऑफ 10 टर्म्स ही सीधा निकाल लिया कि भाई अगर मुझे पास सम ऑफ 10 टर्म्स ही अगर मुझे पता लग जाए तो मेरे लिए आसान हो जाएगा. मैं दो चीजों को इक्वेट कर सकता हूं. फिर आपकी एक्चुअली कभी भी आप मुझे एक लॉजिक बताओ, क्या आपको कभी भी 3 इक्वेशन मिल सकती है 2 वेरिएबल्स के लिए? नहीं मिल सकती. इसका मतलब वो 2 इक्वेशन के अंदर कोई ना कोई झोल है. वो झोल आपको पता लग गया. ठीक है, वो झोल आपको पता लग गया कि आपने एक एक टर्म दोनों में ऐड कर दी तो S10 आ गया, और S10 को आपने इक्वेट किया तो ऑब्वियसली आपको सीधा का सीधा D मिल गया, और D मिल गया तो दूसरी इक्वेशन में आपको A मिल गया, और आपका फाइनल आंसर सॉल्व हो गया. तो ये था अंग्रेजी का क्वेश्चन. जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली उनको पता है मेरी अंग्रेजी बहुत वीक है, लेकिन मैथ्स में कभी कभी समझ में आ जाता है मुझे. ठीक है, तो ये था आपका ट्यूटोरियल जिसके अंदर आपके 7 क्वेश्चन थे. ठीक है, एक और ट्यूटोरियल आएगा जिसके अंदर 7-8 क्वेश्चन और होंगे. ठीक है, और उसके बाद आएंगे सारे के सारे ट्यूटोरियल वर्ड प्रॉब्लम्स पर. ठीक है,
तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, मजा आ रहा होगा करने में, जो लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है इस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सो गाइज, टिल देन दिस इज योजित बसीन साइनिंग ऑफ फ्रॉम T7T. I hope you guys enjoyed it. Thank you guys for watching. Meet you in the next tutorial video. Thank you.